हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे, उम्मीद है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने शुरू किया है मिशन एसएससी और उस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर शूट किया कि डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स और अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स जो आए थे उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाइए, उसको देखिए, तभी आपको अगली चीज़ें समझ में आएंगी, अगले डॉट्स आपको कनेक्ट हो पाएंगे कि कैसे कैसे किस क्रम में क्या क्या कुछ हुआ था। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, जहाँ पर हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा था कि कब क्या हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैसे चल रहे थे, क्या कुछ सिस्टम उनका था, स्टेट्स की सीट कैसे बढ़ाई गई थी, कैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता चलाने के लिए अपने साथ लेना शुरू किया था, उनको कितनी शक्तियां दी गई थी, क्या कुछ था। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। वो ऐसे इसको दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो नाम है इसका मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब सुधार। अब मोर्ले जो था उस समय पे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो था वो उस समय पे था वायसराय। अब मोर्ले और मिंटो इन दोनों की मिली जुगत से जो चीज़ बन करके सामने आई उसका नाम दिया गया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मेरा। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या कुछ हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज के अंदर क्या हुआ था। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमारी काउंसिल्स थी बनी हुई, काउंसिल्स। काउंसिल्स आपने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल थी। काउंसिल अलग अलग लेवल पे थी। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी। तो जो मेरी काउंसिल थी सेंट्रल और प्रोविंशियल, उनके अंदर क्या किया गया कि यहाँ पर काउंसिल के अंदर जो सीट थी वो 16 थी, उन सीट्स को 16 से बढ़ाकर कर दिया गया 60। यानी कि अब क्या हुआ कि 16 से बढ़ा करके सीटों को 60 कर दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर जो काउंसिल्स थी उसका साइज जो था वो बढ़ा दिया गया। काउंसिल का साइज जो था वो क्या कर दिया गया, साइज जो था वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। साइज क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब साइज तो इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो सेंटर की ही मेंटेन रही। मेजॉरिटी सेंटर की मेंटेन रहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डिसीजंस लेंगे, जो कुछ भी फाइनलाइजेशन होगा वो सेंटर ही करेगा। ओवरऑल चलनी तो सेंटर की ही है। प्रोविंशियल वाले हाँ ये है कि थोड़ा वो डिस्कशन कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बजट डिस्कस करने की अथॉरिटी तो पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने इसके फंक्शन को, लेजिस्लेटिव फंक्शन को और बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मेरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल वो क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये मंजूरी मिल गई, किस चीज़ की मंजूरी मिल गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल को मंजूरी मिल गई कि वो डिस्कस कर सकती है पॉलिसीज़ को और रेगुलेशंस को। अब देखिए होता क्या है कि संसद है, संसद के अंदर मेंबर तो 550 के आसपास हैं। अब वो क्या करते हैं, लेकिन मंत्री क्या है, मंत्री तो गिने चुने 20-50 ही लोग हैं ना, 50 मंत्री। और फिर बाकी के 500 बंदे क्या करते हैं, बाकी के 500 बंदे क्या करते हैं कि जो भी सरकार पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस लेकर के आती है उनको डिस्कस करते हैं। तो अब इन्होंने ये नंबर 16 से 60 कर दिया। अब इतने बंदे करेंगे क्या, इनको पावर दी किस चीज़ की कि भाई आप लोग ऐसा करो, डिसीजन लेने की तो ज़रूरत है नहीं, ये है कि सोच विचार कर लो कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, जैसे करते रहते हैं ना आजकल लोग एक दूसरे के बारे में। मतलब खुद के बारे में कोई सोचता नहीं है, दूसरे के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं कि वो फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है। तो ऐसे कि भाई विचार कर लो, डिस्कशन कर लो बैठ के कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई किस चीज़ की, डिस्कस करने की। उसके बाद फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर कि ये जो मेरा वायसराय था ना,
वायसराय की एक काउंसिल थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसके अंदर 6 मेंबर होते थे। उसके अंदर फर्स्ट टाइम किसी इंडियन की एंट्री हुई, फर्स्ट टाइम इंडियंस एडिड, इंडियंस को ऐड किया गया। तो इंडियंस को अगर ऐड किया गया तो वो कौन थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको बनाया गया लॉ मेंबर, लॉ मेंबर इनको बनाया गया और इनको फर्स्ट टाइम वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया गया। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इंडियंस को, ये फर्स्ट इंडियन थे जो इतनी पावरफुल पोस्ट पे गए। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल काउंसिल विच फंक्शंस ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया के लिए जो भी कानून बनाता था उसको कौन बनाता था, वायसराय। वायसराय के लिए डिसीजन कौन लेती थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अगर कोई बंदा जा रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर गया ना। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को ऐड किया गया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन बने जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट हुए। अब बात आती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उसका नाम है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फूट डालो राज करो की राजनीति, ये इसकी शुरुआत यहीं से हुई। इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अपना वोट अलग डालेंगे और मुस्लिम उनके लिए अलग से प्रावधान लेकर के आए। पहले क्या था कि हिंदुस्तानी जो थे वो सारे कंबाइन थे, पहले भाई ये सारे हिंदुस्तानी जो है ना वो सब इकट्ठे मिलके वोट डाल रहे थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि मुसलमान अलग वोट डालेंगे, हिंदू अलग वोट डालेंगे। इन्होंने यहाँ से फूट डालो की राजनीति आरंभ की। तो 1909 के अंदर ये क्या लेकर के आए, कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए और उस समय पे जो वायसराय था वो कौन था, मिंटो। इसीलिए मिंटो का जो नाम पड़ा उसको नाम पड़ा कि फादर ऑफ कम्युनलिज्म, फादर ऑफ कम्युनलिज्म। ये याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हु इज़ द फादर ऑफ कम्युनलिज्म। अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत मुस्लिम्स के लिए कब हुई। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। थ्योरी तो यही है। अब इसको घुमा फिरा करके कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हो क्या रहा था। ये एक मूवी की तरह चल रहा है सारा सिस्टम। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ऐसे कोई करेगा नहीं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे 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 प्रोसीजर हुआ था, अब ये हुआ था, ये जो हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, पिछले वाली कहानी ये थी, अब आगे ये हुआ, अब आगे ये होने वाला है। तो कैसे कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए। उनको क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर बगावत का दौर शुरू हो चुका था। इंडियंस को अब एहसास होने लगा था कि आप लोग गुलाम हो, छुड़ाओ छुड़ाओ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये सब स्कीम शुरू हो चुकी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, इसीलिए इन बंदों को ऊपर ला करके बिठाया कि आप लोगों के बंदे ही आप लोगों के लिए कानून बनाएंगे, ताकि हिंदुस्तान की जनता को विश्वास हो सके कि हम ब्रिटिशर्स राज नहीं कर रहे हैं, राज जो है वो किसका है, हिंदुस्तानियों का ही है। उन्होंने साथ ही साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत कर दी कि फूट डालो, इनको इकट्ठा मत रहने दो, इकट्ठा रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, इनको अलग अलग कर दो। और यहीं से ये शुरुआत हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदुस्तानियों पर ब्रिटिशर्स ने शासन कैसे किया, फूट डालो और राज करो। और आज भी यही चलता है। आज भी क्या होता है, यही तो होता है कि इलेक्शन के अंदर क्या करेंगे कि वो फलानी कास्ट का फलानी जात वाले को टिकट दे दिया तो उससे क्या होगा कि सेपरेट हो जाएगा, वोट बैंक जो है वो कट जाएगा। वो क्या करेंगे, लोग ये नहीं सोचते कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, हमारे देश के लिए या हमारे लिए कोई अच्छा कानून बनाएगा या ना बनाएगा, उससे मतलब नहीं है, बस अपनी जात वाला है। तो वो उस चीज़ की शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से उस चीज़ की स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब यहाँ पर और क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो किया इन्होंने, और भी बहुत कुछ किया।
यहाँ पर ये लेकर के आए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज़ का? अब आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे अलग अलग प्रेसिडेंसीज होती थी, जैसे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जिमीदार्स, और ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आज के टाइम पे भी क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंसी इलेक्शन। एक्चुअल में उसका मतलब तो ये है, वो शुरू इसलिए किए गए थे ताकि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, ताकि युवा राजनीति के अंदर आए और देश के भविष्य को संवारें। लेकिन हो उल्टा रहा है, वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कब्जा है, सब तलवे चाटने की राजनीति चलती रहती है। तो अपने दिमाग से कोई नहीं चलता कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब भी इन्होंने, इनकी देन है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ये लोग लेकर के आए कि हर एक जगह का अलग अलग नुमाइंदा होगा। वो नुमाइंदा ब्रिटिश सरकार को बताएगा कि हमें ये चीज़ चाहिए सर, हमें ये चीज़ चाहिए। यूनिवर्सिटी का प्रधान बताएगा कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। जिम्मेदारों का प्रधान बताएगा, जैसे आजकल किसान यूनियन है तो वो बताएगा कि किसानों को इस चीज़ की ज़रूरत है। प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रखा है उसका अलग एक नेता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे अब सीए और अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनका एक अलग। तो ऐसे ये लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लेकर के आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और यहीं से आगे की जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही हैं चीज़ें उन सब की शुरुआत हुई है। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हमने देखा कि मेंबर को ऐड कर लिया। जो मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया। अब उनको पावर मिल गई, क्या कर सकते हैं हम, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है उनको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत कब हुई पता नहीं, हज़ारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत पुराने समय से। ये प्रश्न तो एग्जामिनर का हमेशा ही फेवरेट रहा है। अब क्या हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा। लेकिन आपको थ्योरी अगर पता है अच्छे से तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाए आप समझ जाओगे कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन को रटा है, आजकल एक ट्रेंड बड़ा वायरल है कि बस 1000 क्वेश्चन कर लो और फलाना बेड़ा पार, ये इतने क्वेश्चन कर लो और फलाना बेड़ा पार। भाई मैं बोलता हूँ उन क्वेश्चंस को करना है करो, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को तब करो अगर आप थ्योरी में एक बार परफेक्ट हो। क्वेश्चन याद करने से अगर सिलेक्शन होने लगता ना भाई, तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। आप कहाँ मार खा रहे हो उस चीज़ को समझिए। आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट पे ग्रिप बना के चलो। जिस बच्चे का कंसेप्ट पे ग्रिप है उसका तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है, और जिसका सिलेक्शन मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद भी नहीं होता वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने कंसेप्ट्स पर काम नहीं करता है। राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर हमने देख लिया कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब नेक्स्ट इस क्रम के अंदर एक्ट आ जाता है मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 10 साल के बाद मेरा नया एक्ट लेकर के आई ब्रिटिश सरकार, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और 1919 वाले एक्ट का नाम, दूसरा नाम जो था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ये चेम्सफोर्ड जो था अगेन ये वही वायसराय, और मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय यही मिल करके पॉलिसीज़ बनाते थे, इसीलिए इनके नाम पर ये जो दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं वो फेमस हुए, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इनके अंदर से कई क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनके अंदर से पूछे जाते हैं। अब हुआ क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से पहले की थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ कि हुआ ये था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि हम धीरे धीरे करके भारत की सत्ता को किन्हीं रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में, यानी जिम्मेदार हाथों को सौंप देंगे। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर ये अनाउंसमेंट कर दी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि हम धीरे धीरे सत्ता का स्थानांतरण कर देंगे रिस्पॉन्सिबल हैंड्स के अंदर। सो ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये इस क्रम की पहली कड़ी थी।
ये इस क्रम की पहली कड़ी थी। सो इसके अंदर इन्होंने किया क्या, सबसे पहले इन्होंने किया, फर्स्ट टाइम तो ये बात बोली कि हम इंडियंस को हैंड ओवर करेंगे, इंडियंस को हैंड ओवर कर देंगे अपनी सारा कुछ, ठीक है। पहली बार ये बात सामने आई थी। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो इम्पोर्टेंट फीचर थे वो क्या थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरी थी प्रोविंसेस, आपने नाम सुना होगा प्रोविंसेस। प्रोविंसेस प्रोविंसेस क्या थी, अलग अलग जहाँ पर गवर्नर का शासन था, जैसे मुंबई, मद्रास, ये सब क्या थी, प्रोविंसेस थी अलग अलग। इन्होंने प्रोविंसेस को क्या किया, सेपरेट कर दिया, डीमार्किंग एंड सेपरेटिंग। इन्होंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग डीमार्क कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट जो किया वो किस चीज को किया, सेंट्रल सब्जेक्ट को, सेंट्रल सब्जेक्ट को और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। अब सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या थे कि सेंटर के जो मसले हैं और प्रोविंसेस के जो मसले हैं उनको इन्होंने फर्स्ट टाइम अलग अलग कर दिया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ कि पहले क्या था कि यहाँ ये था सेंटर, यहीं से सारा कुछ चल रहा था। अब इन्होंने दो हिस्से कर दिए कि सेंटर वाले अलग हैं भाई, प्रोविंसेस वाले अलग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो रहेगी यहाँ पर जो बैठेगा वो सेंटर वाला ही बैठेगा। इन्होंने ऐसे कर दिया। अब पहले क्या था, ये डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, ये आपको पता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि प्रोविंसेस को अगेन थोड़ी थोड़ी पावर्स देनी शुरू कर दी थी। लेकिन चल अभी भी किसकी रही है, सेंटर की रही है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे मेरे, वो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर कानून अलग अलग बना सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी गेम खेल गए। इन्होंने प्रोविंसेस को फुल मतलब पावर नहीं दी। इन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो दो हिस्से कौन से थे, फर्स्ट जो सब्जेक्ट मेरे हुए उनको हमने नाम दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, उनको नाम दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट थे उनको नाम दिया गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर वो पार्ट रखे गए। अब कानून कौन बनाएगा, प्रोविंस को कौन ऑपरेट कर रहा है, गवर्नर। अब गवर्नर ने ही कानून बनाना है, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर जो कानून बनेगा वो बनेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। एड का मतलब सलाह, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की एड से। यानी कि एक लेजिस्लेचर बैठी है, लेजिस्लेचर के अंदर जो बंदे हैं वो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। अब उन्होंने जो सलाह दी, गवर्नर उन सब्जेक्ट्स पर उनके अनुसार कार्य करेगा। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, गवर्नर का काम। गवर्नर यहाँ पर किसको रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यानी कि गवर्नर की अपनी मर्जी नहीं चलेगी। इसका लाइन का मतलब यही हुआ कि गवर्नर की खुद की मर्जी कुछ नहीं चलेगी, वो जो कुछ भी करेगा वो लेजिस्लेचर से पूछ कर करेगा। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर जो था वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रख लिए गए। यहाँ पर गवर्नर कानून बनाएगा, गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर रिजर्व्ड सब्जेक्ट में गवर्नर की फुल कंट्रोल है, गवर्नर की मर्जी चलनी है। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ें रख दी जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर जैसे मिलिट्री पावर, पुलिसिंग पावर, रेवेन्यू पावर, ये सब जो चीज़ें थी वो सरकार के अपने कंट्रोल में रही। लेकिन कुछ ना होने से कुछ मिल जाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इसके अंदर जो आया वो ये था कि चलो कुछ तो पावर मिली प्रोविंसेस को। पहले तो वो बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे बेचारे। इस जो टर्म आई इसको हम बोलते हैं डाईआर्की।
इसको हम बोलते हैं डाइआर्की या डबल गवर्नमेंट। ये जो टर्म आई ये यहाँ पे आई, हाँ हालांकि ये सब एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहे, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन डाइआर्की जो इंट्रोड्यूस हुई वो हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जहाँ पर डाइआर्की होने का मतलब ये था कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अलग रख दिए गए, रिजर्व्ड सब्जेक्ट अलग रख दिए गए और हर एक को अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जाने लगा। इसको बोला हमने डबल रूल, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या हुई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरी लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेचर मतलब मैंने आपको बताया था विधायिका, विधानसभा, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। बाई कैमरलिज्म का मतलब ये हुआ कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेरी थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बाई का मतलब काटना या दो कर देना, तो बाई कैमरलिज्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहले हिस्से का नाम हमने दिया अपर हाउस और दूसरे हिस्से का नाम हमने दिया लोअर हाउस। अब आप देखोगे कि सर ये वर्ड जो है ये कुछ सुना सुना सा है कुछ, आज के समय में भी अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, तो ऐसा ही उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें उस समय से चली हुई आ रही हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ने से पहले, राज व्यवस्था पढ़ने से पहले, इसीलिए मैं आपको पिछला थोड़ा हिस्ट्री करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। इन कानूनों का मतलब क्या है, ये चीज़ रटने के लिए नहीं है, ये चीज़ समझने की है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो फिर दोबारा कभी भूल नहीं पाओगे, इसको समझिए। तो फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई। बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि सत्ता को दो भागों में बांट देना, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। अब अपर हाउस को यहाँ पर भी बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको नाम दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बाई कैमरलिज्म के अंदर क्या किया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ बाई कैमरलिज्म का और इलेक्शन का। अब इलेक्शन का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन हेयर आर इलेक्टेड, मतलब नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है। ये नहीं है कि गवर्नर ने बोल दिया कि इसको यहाँ पर बैठा दो, इसको यहाँ पर बैठा दो, किसी की कोई सिफारिश नहीं है। ये जो बंदे हैं ये चुने हुए बंदे हैं इलेक्शन के थ्रू। अब इलेक्शन बेशक वो है लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब कि कुछ ही बंदों को वोटिंग का अधिकार था, लेकिन चलो एटलीस्ट जो भी बंदे आए वो पीपल्स चॉइस तो है, किसी की तो चॉइस है, ये किसी एक बंदे की मनमर्जी से तो नहीं है ना। तो हुआ ये था कि यहाँ पर पहली बार बाई कैमरलिज्म हुआ और इलेक्शन की शुरुआत हुई। अब मैंने बात की फ्रेंचाइजी की, अब इलेक्शन के अंदर शब्द हमारा आया फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर हुआ ये था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज ये स्पेलिंग होते हैं फ्रेंचाइज, गिवन टू लिमिटेड पीपल। अब लिमिटेड पीपल ये कौन से थे जिनको ये फ्रेंचाइजी दी गई थी? देखिए, जो बहुत बड़ा मतलब वेल्दी पर्सन होते थे, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उसको, जो बहुत सारा टैक्स देता था उसको, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था उसको। तो इन बंदों को वोटिंग का अधिकार उस समय पर दिया गया था। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइजी ग्रांट करना लोगों को, राइट। अब नेक्स्ट जो थिंग हुई वो ये हुई, हमने अभी पढ़ा था कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर कितने मेंबर होते थे? 6 मेंबर होते थे, 6 मेंबर। अब इन्होंने बोल दिया उन 6 मेंबर के अंदर से एक तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो गए इंडियन, बाकी 5 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कहा कि नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, 3 मेंबर तो आपको इंडियन रखने ही पड़ेंगे और 3 मेंबर आप ब्रिटिश रखो। राइट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो 6 बंदे होते थे उसके अंदर 50% बंदे यानी 3 मेंबर इंडियंस रखने मैंडेटरी कर दिए गए। अब वो इंडियंस चाहे वो अपने खास खास रखें, वो तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन हुआ ये कि इंडियंस को उस लेवल तक पहुंचा दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हुआ ये कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति शुरू की थी सर, वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो उसका क्या बना, उसको अंग्रेज लोग और आगे लेकर के आए, यानी कि इन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। इंक्रीज कैसे कर दिया, पहले तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, अब इन्होंने बोला कि सिख अलग वोट देंगे, एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारत समुदाय के लोग अलग वोट देंगे, और जो इंडियन क्रिश्चियन हैं वो अलग हैं, ब्रिटिश क्रिश्चियन हैं वो अलग हैं। मतलब इन्होंने अलग अलग बांट दिया सबको। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन लोगों ने और बढ़ावा दिया। वो जो नीति शुरू हुई थी वो इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, और कोई स्कीम चली हो ना चली हो, ये स्कीम बहुत बढ़िया चली। तो इन्होंने क्या किया कि इस स्कीम के ऊपर और पैसा इन्वेस्ट करो, तो इन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। एक जो बात हुई वो हुई कि एक नया ऑफिस बना, क्रिएटेड न्यू ऑफिस। वो नया ऑफिस कौन सा था, हाई कमिश्नर का, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। कहाँ बना, एट लंदन। लंदन के अंदर एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बना। अब ये क्या बात हुई, हाई कमिश्नर जो था वो किस लिए बना, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो पहले ही लंदन के अंदर बैठ करके काम कर रहा था इंडिया के लिए, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हुआ ये कि अब ब्रिटिशर्स का कब्जा जो है वो हिंदुस्तान पर, ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान पर हो चुका था। तो इनको क्या था कि काम भी बहुत बढ़ेगा। अब काम अगर बड़ा है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम था उस काम को थोड़ा सा डिवाइड करके हाई कमिश्नर को दे दिया गया, और ये नया ऑफिस क्रिएट करके लंदन के अंदर बैठा दिया गया था। सो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक दो बातें और इसके अंदर बचती हैं जो और इम्पोर्टेंट काम हुए, वो ये हुए थे कि सिविल सर्विसेज पहले चलता था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, और उसके लिए जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन के अंदर होता था। जिन भी इंडियंस ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था उस समय में, वो उसकी परीक्षा देने लंदन के अंदर गए, वहाँ से पास करने के बाद वो कलेक्टर बनकर भारत आए थे। अब इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर ही कोई पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट खोला जाए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 के अंदर। 1926 के अंदर पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया गया। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे होता है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय का, आज के समय का UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे स्टेट के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC, SSC सेंट्रल लेवल पे होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये सब करते क्या हैं, आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कौन एजेंसी कंडक्ट करा रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करा रहा है, UPSC करा रहा है, HPSC करा रहा है। तो आप लोग समझोगे कि आप लोग क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और एग्ज़ाम को कंडक्ट किस लिए कराया जा रहा है, ताकि आपको रिक्रूट किया जा सके। तो उस रिक्रूटमेंट को जो एजेंसी कंडक्ट कराती है उसका गठन यहाँ से शुरू हुआ था 1926 से। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप फर्स्ट टाइम किया गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम किया गया था एक और, वो ये था कि बजट जो था, मेरा बजट फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि सेंटर का बजट आता था। पहले क्या था, एक ही बजट था, सेंट्रल बजट।
सेंटर से बजट आता था। अब इन्होंने बोल दिया कि प्रोविंसेस का बजट, जब प्रोविंसेस को अलग पावर हमने दी है तो प्रोविंशियल बजट अलग कर दो और सेंटर का बजट अलग कर दो। तो पहली बार ये हुआ, हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ, आप इसको ऐसे लिख लेना, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेपरेट कर दिए गए। उसके बाद ये जो एक्ट था ये इतना खास था कि इसने ये प्रावधान लेकर के आया कि मेरे जाने के बाद जब मुझे 10 साल हो जाएंगे तो मैंने जो काम किया है, जो मैं प्रावधान लेकर के आया था, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसके लिए एक कमीशन सेटअप होगा। इसने प्रोविज़न दिया था, प्रोविज़न फॉर सेटअप ऑफ ए कमीशन टू इंक्वायर आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उस कमीशन को सेटअप होना था। अब वो कमीशन कौन सा आया था, आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा नाम, साइमन कमीशन। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। लाला लाजपत राय बेचारा लाठी खाते खाते शहीद हो गए थे अंग्रेजों की। तो ये जो आया था साइमन कमीशन, ये इसी की, किसके, इंक्वायरी के लिए बना था। और ये प्रोविज़न इसी के अंदर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। हालांकि इसको 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये 2 साल पहले 1927 के अंदर ही आ गया था। इसके अंदर बता देता हूँ थोड़ा सा, 7 मेंबर थे और सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे। अब इंडियंस का एजिटेशन इसलिए था, इंक्वायरी कमीशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में कमियां निकालना, कि जो प्रोविज़न जब तुमने बनाए तब तो इंडियंस को ऐड कर लिया, अब जब इसकी खामियां निकालने की बारी आई तो अंग्रेज़ों को ही रखा है। ये सातों के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। हालांकि इसकी रिपोर्ट बाद में गई गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ने उसको मॉडिफाई करके जो जो इन्होंने प्रावधान बताए थे उनके अनुसार नेक्स्ट जो सीरीज़ का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और लास्ट एक्ट, उसके अंदर उन्होंने इन प्रावधानों को ऐड किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या क्या था, कैसे कैसे शुरू हुआ था, क्या इसके अंदर किया था इन्होंने, और कैसे कैसे साइमन कमीशन आया था, वो सब किसके लिए बना था। साइमन कमीशन के बारे में सुनते तो सब लोग हैं, जानते भी सब लोग हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये आया किस लिए था। ये आया था यहाँ से, ये प्रोविज़न था और उसके लिए ये कमीशन सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ आई होगी, ये सारा एक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो सीरीज का एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बातें और डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बीच कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई जो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया, और ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आया। बाकी इसकी ब्रीफिंग तो हम हिस्ट्री के अंदर देखेंगे, पॉलिटी के एस्पेक्ट से जितना इम्पोर्टेंट था वो मैं बता चुका हूँ। इस बीच एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आई थी वो आया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या था पहले ये जानते हैं, कम्युनल अवार्ड था क्या। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड। अब रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, रैमसे मैकडोनाल्ड बोला कि मैं एक स्कीम लेके आया हूँ भाई, एक बढ़िया स्कीम, 21 दिन में पैसे डबल वाली। तो कि ठीक है जी, क्या स्कीम है, आप अपनी स्कीम बताओ। इन्होंने बोला कि मेरी स्कीम ये है, इन्होंने इसका नाम कम्युनल अवार्ड नहीं दिया, इन्होंने स्कीम का नाम जो अनाउंस किया, इन्होंने नाम अनाउंस किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये बैठता है कि जो माइनॉरिटी में है उनको रिप्रेजेंट करो, इसका तो मतलब यही बैठता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ यही तो मैं लेके आया हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, जो दबा कुचला वर्ग है उनको आप आगे लेकर के आओ। यानी कि हुआ ये था कि दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस।
डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब दबा कुचला वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि आज के समय में हम जिनको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। तो उस समय पे ये मतलब स्कीम का नाम बदल के लेकर के आए। एक्चुअल में था क्या, जो कम्युनलिज्म की शुरुआत मोरले मिंटो रिफॉर्म से हुई थी शुरू, और उसको 1919 में और आगे बढ़ाया गया, और 1932 के अंदर एक और स्पेशल मतलब पर्चा लेकर के आए कि आप लोग इसको और आगे लेकर के जाओ। जब ये आया तो बहुत बवाल मच गया। तब हुआ ये, इन लोगों ने बोला कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ करो, यानी कि जो हिंदू बचे हुए थे अभी उनको भी तोड़ दो अलग अलग बिरादरी के अंदर, कि आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, ये हो वो हो। तो ऐसे करके इन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश करी। हुआ ये था, जब ये हुआ तो गांधी जी जो थे वो उस समय कहाँ थे, जेल के अंदर थे। उनको अंग्रेज लोगों ने जेल में डाला हुआ था, और गांधी जी जो थे वो काफ़ी डिप्रेस हुए, डिप्रेशन में चले गए इस सब से। तो गांधी जी ने क्या किया, फास्ट किया। आपको पता ही है वो अनशन फटाक से कर देते थे, फास्ट अनटू डेथ। उन्होंने बोला कि भाई जब तक या तो इसके अंदर मॉडिफाई कर दो, अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो मेरे मरने का इंतज़ार करो, मैं तब तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अब जो अहिंसावादी नेता होता है और साइलेंट नेता होता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो गांधी जी ने जब फास्ट किया अनटू डेथ, और कहाँ पे किया, ये उस समय पे यरवदा जेल के अंदर थे। यरवदा जेल सुना होगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना के अंदर है ये जेल। संजय दत्त भी इसी जेल के अंदर सजा काट के आया था, और अजमल कसाब को फांसी भी इसी जेल में दी गई थी। तो यरवदा जेल के अंदर जो थे महात्मा गांधी जी उस समय थे, तो उन्होंने क्या किया, फास्ट किया अनटू डेथ। तो जब उन्होंने फास्ट किया तो लास्ट में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ किस किस के बीच में, कांग्रेस के बीच में और जो माइनॉरिटीज़ के लीडर थे उनके बीच में। अब माइनॉरिटीज़ के जो लीडर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे माइनॉरिटीज़ के लीडर, और कांग्रेस की तरफ से थे गांधी जी। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट क्या साइन हुआ कि जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ को अलग नहीं करते, हिंदू इकट्ठे रहेंगे, हिंदू लोग जो हैं उनको सेपरेट नहीं करते, कंबाइन रहेंगे वो, बट रिप्रेजेंटेशन रहेगा किनका, रिप्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ किसका, डिप्रेस्ड क्लासेस। तो आप लोग देखोगे कि आज के समय में भी क्या है, रिजर्वेशन चल रहा है। रिजर्वेशन की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, और ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। और भाई ये सवाल ना पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, पूना पैक्ट का मकसद क्या था, राइट। तो बच्चे सोचते हैं, जिसने नहीं पढ़ा हो तुक्का मारू एक्सपर्ट, वो क्या बोलते हैं कि पूना पैक्ट, अब पैक्ट पुक्ट जो उस टाइम पे हैं कि तो अंग्रेज सरकार के साथ ही हुएंगे, किसी वायसराय वॉयसरॉय के साथ हुआ होगा, और वो गलत ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो आपको थ्योरी और स्टोरी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनल अवार्ड के अंदर जो था मेनली ये किया गया था कि हिंदुओं को कंबाइन रखते हैं, यानी कि इसको नाम दिया गया था कि हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रेट। उस समय पे इसको बोलते थे हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रेट। लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए यानी शेड्यूल क्लास के लिए उन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन का प्रावधान रख दिया था, राइट। तो ये आया था कम्युनल अवार्ड, और उसके नतीजे क्या क्या हुए थे ये सब हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सीरीज आई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, वो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये इस सीरीज का लास्ट एक्ट था। उसके बाद तो हिंदुस्तान आज़ाद ही हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, 1935 क्या कहता है, देखिए इसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो था मेरा इंडियंस को सत्ता सौंपने का वो तो 1919 था। उसके बाद जो आया 1935, ये तो मेरा सेकंड स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप था। दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये बहुत वास्ट और लेंथी था। इसको जो लिखा गया था, पिछली जितनी भी खामियां थी, कमियां थी, उन सब को मॉडिफाई करके लिखा गया था।
इसके अंदर 321 अलग अलग सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट था, जो यानी कि आप देखोगे कि इतना लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट, और आज के समय में जो भारत का संविधान है उसका मैक्सिमम पोर्शन यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और ये इतने इम्पोर्टेंट था कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब जो बीच का टाइम पीरियड जो था, बीच का टाइम पीरियड कैसे शासन चला, कोई तो कानून रहा होगा, तो वो जो शासन चला था उस समय यही एक्ट लागू था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस चीज़ को नोट करके रखना। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के कुछ अलग अलग फीचर्स क्या थे। अब सबसे पहला जो इसका फीचर था, इसने क्या किया, एक फेडरेशन का डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं। कैसे? कंबाइन कर दिया किसको, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। अब प्रोविंसेस तो आप लोग सभी जानते हैं, गवर्नर शासित जो थे, और प्रिंसली स्टेट वो थी जैसे राजपूतानाज हो गए इन लोगों ने, कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और हम इंडिपेंडेंट शासन करते हैं। राजशाही परिवार जो थे, जैसे हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, ये सब थी प्रिंसली स्टेट्स। 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट थी हिंदुस्तान के अंदर उस समय पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण करते हैं, किसको, प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 3 लिस्ट दी, प्रोवाइड 3 लिस्ट। अब वो 3 लिस्ट कौन सी थी? पहली लिस्ट आई फेडरल लिस्ट, सेकंड लिस्ट आई मेरी प्रोविंशियल लिस्ट, और थर्ड जो मेरी लिस्ट आई वो थी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनका क्या मतलब हुआ? फेडरल लिस्ट के अंदर जो भी कानून है उसके ऊपर फेडरल लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनके ऊपर सेंटर नियम बनाएगा। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो भी लिखे हुए हैं उनको नियम जो बनाएगा वो कौन बनाएंगे? प्रोविंसेस। और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों के पास शक्ति है कि वो दोनों नियम बना सकते हैं। अगर आप आज के समय में भी देखोगे तो होता यही है कि कुछ जो नियम हैं वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर हैं, कुछ राज्य लिस्ट के अंदर हैं और कुछ कंकरेंट लिस्ट के अंदर हैं। तो ये जो प्रोविज़न है आज भी कंटिन्यू है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर से बहुत कुछ उठाया गया है जो आज के समय में भी लागू है। अब इनके अंदर कितनी कितनी आइटम्स थी, क्या कुछ था, वो सब अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर ना भी याद करो तब भी चल जाएगा। 59 सब्जेक्ट इसके अंदर थे, 54 इसके अंदर और 36 इसके अंदर मेरे रहे हैं। ऐसा मेरा यहाँ पर सिस्टम था। तो 59, 34 और 59, 54 और 36। अब उसके बाद हुआ क्या कि सर अगर इन्होंने इसको पावर्स दे दी, कानून ये लोग बनाने लगे, तो फिर वायसराय का क्या हुआ? वायसराय भाई वहीं का वहीं है। वायसराय के पावर, सारी जो मुख्य शक्तियाँ थी, रेजिडुअरी पावर्स जो थी, वो इन द हैंड ऑफ वायसराय ही थी। इस बात को नोट रखना, वायसराय के पास तो फुल पावर थी, रेजिडुअरी पावर्स अभी भी किसके हाथ में थी? वायसराय के हाथ में थी। तो इन्होंने ये सब ऐसा क्यों किया? ये सब ऐसा इसलिए किया ताकि एक गणतंत्र का निर्माण कर सके, फेडरेशन का निर्माण किया जा सके। हालांकि ये फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। ये फेडरेशन कभी बन नहीं सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि मेरी जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, ये जो मेरी प्रिंसली स्टेट्स थी, ये कभी भी साथ नहीं आई। प्रिंसली स्टेट्स अगर साथ नहीं आई तो फिर क्या हुआ? फेडरेशन का निर्माण कभी नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर देखते हैं, देखिए हमने देखा कि सेकंड स्टेप था, इसके अंदर इतने सेक्शन और शेड्यूल थे, बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट था। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को साथ ले लो, पावर को डिवाइड कर दिया 3 लिस्ट के अंदर, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट के अंदर। और रेजिडुअरी पावर्स मेरी फिर भी वायसराय के पास रही, लेकिन ये कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अब हुआ क्या?
इसने क्या किया, जो मेरी डाईआरकी आपने पढ़ा था, डाईआरकी डबल गवर्नमेंट को बोला बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो इसने क्या किया, अबोलिश कर दिया। अबोलिश का मतलब ख़त्म कर देना, अबोलिस्ड डाईआरकी को कर दिया ख़त्म। और किस चीज़ को अब लेकर के, किस चीज़ को आए, अगर डाईआरकी को ख़त्म कर दिया तो फिर किसी न किसी चीज़ को तो लेकर के आए होंगे। इन्होंने क्या कहा कि डाईआरकी को प्रोविंशियल लेवल पे करो ख़त्म, प्रोविंसेस पे डाईआरकी को करो ख़त्म। अब लेकर के आए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हों, कि डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो हुई वो उसके बाद जब मेरा 1861 वाला जो एक्ट आया वहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया, और 1937 में आकर के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कंप्लीट हो गई थी। तो प्रोविंसेस को 1937 में आकर के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल चुकी थी। इनके पास फुल पावर थी गवर्नर के पास, जैसे पहले होती थी। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे कंप्लीट हुई, वो 1937 में आकर के कंप्लीट हो गई। अब आपने बोला कि डाईआरकी को प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म कर दो, तो सेंट्रल लेवल पे इन्होंने कहा कि सेंट्रल लेवल पे डाईआरकी को लागू करते हैं। इन्होंने प्रोविज़न दिया, ये प्रावधान दिया कि प्रोविज़न ऑफ डाईआरकी एट सेंटर, लेकिन ये कभी भी नेवर केम इनटू इफेक्ट, कभी भी ये लागू नहीं हो पाया। नेवर केम इनटू इफेक्ट, ये कभी भी लागू ही नहीं हो पाया। ये लेकर के तो आए प्रावधान, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। अब फिर हुआ क्या, अब बात करते हैं कि इन्होंने बाईकैमरलिज्म, जो हमने अभी पढ़ा था बाईकैमरलिज्म को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया प्रोविंशियल लेवल पे। सो एक्सटेंडेड बाईकैमरलिज्म में क्या एक्सटेंड किया कि 11 मेरी प्रोविंसेस थी, गवर्नर शासित जो प्रदेश थे वो 11 थे, उनमें से 6 के अंदर इन्होंने बाईकैमरलिज्म को लागू कर दिया। बाईकैमरलिज्म लागू करने का मतलब, जैसे आज के समय में भी ये चीज़ लागू है। यूपी के अंदर क्या होता है, विधान परिषद है, एक विधानसभा है। विधानसभा तो हर एक स्टेट के अंदर है, विधान परिषद किसी किसी के अंदर है जो बहुत बड़ी है। तो वो विधान परिषद का जो प्रावधान था वो लेकर के आए। अब 6 मतलब गवर्नर शासित राज्यों के अंदर लेकर के आए, तो वो कौन कौन से थे जो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे बंगाल था, बिहार था, असम था, आपका बंगाल हुआ, बिहार हुआ, असम हुआ, बॉम्बे था, मद्रास था। आपके बंगाल, बिहार, असम, बॉम्बे, मद्रास और यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस इसको उस टाइम पे नाम बोलते थे। ये बहुत बड़ा इलाका था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, बाईकैमरलिज्म को एक्सटेंड कर दिया। अब बाईकैमरलिज्म को अगर एक्सटेंड कर दिया तो आगे हुआ क्या, इन्होंने बाईकैमरलिज्म एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर तो आपको पता है कि इलेक्शंस होते थे। अब इन्होंने फ्रेंचाइजी को भी एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया। तो कितना एक्सटेंड कर दिया, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गेट वोटिंग राइट्स, यानी कि पूरी पॉपुलेशन जितनी हिंदुस्तान की आबादी थी उसके 10% को वोट डालने का अधिकार मिल गया, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी। तो आप लोग जान सकते हैं कि उस समय पर कितना वोटिंग का अधिकार था, उससे पहले कितने बंदों ने वोट डाली होगी। अब नेक्स्ट जो हुआ, इन्होंने क्या किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे इनका बड़ा फोकस रहा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर 3 बार तो पहले कानून लेकर के आ चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, एक स्टेप और आगे चले गए। इन्होंने क्या किया कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था ना, उसको डिप्रेस्ड क्लासेस को भी, कि भाई आप अपनी अलग वोट डालोगे, वुमेन अलग वोट डालेंगी, वुमेन अलग कर दी, लेबर क्लास अलग कर दी, राइट। सो ये इतना आगे इसको लेकर के चले गए कि हिंदुस्तानियों को अलग अलग वर्ग के अंदर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, और उसमें किसी हद तक ये कामयाब भी हुए थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि हम सब ने पढ़ा था कि 1858 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस बना था, उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई थी जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, अबोलिश कर दिया, किसको, काउंसिल ऑफ इंडिया को।
अब काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर अबॉलिश कर दिया तो फिर सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम कैसे करेगा? अरे भाई अब क्या हुआ, इन्होंने इतने लिस्ट बना दी, अब तो इंडिया का बिजनेस इंडिया से ही ऑपरेट होने लग गया ना। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास तो कम काम बचा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कम काम बचा है तो उसकी काउंसिल का कोई मतलब नहीं बनता। इसको उसने कहा कि ख़त्म करो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या हुआ? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अभी भी सत्ता में बनाया हुआ है, लेकिन उसको क्या दे दी? टीम ऑफ एडवाइज़र्स, सलाहकारों की एक टीम दे दी। अब तेरी कोई काउंसिल कुंसिल नहीं है, अब बस तू इस टीम के सहारे काम कर, जो भी तुझे करना है, तेरे पास जितना कितना काम बचा हुआ है। सो ये हुआ इम्पोर्टेंट इसके कुछ पॉइंट। अब और क्या हुआ? अब प्रोविज़न एक लेकर के आए किस चीज़ के लिए? इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के समय में भी है हिंदुस्तान के अंदर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई बोलते हो। तो उसको सेटअप का प्रावधान कहाँ से आया? यहाँ से आया, प्रोविज़न ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हुआ वो क्या हुआ? नेक्स्ट जो लेकर के आए वो लेकर के आए कि प्रोविज़न ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। क्या? फेडरल कोर्ट। और ये 1937 के अंदर पहली बार फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आप लोगों ने देखा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था। अब फेडरल लेवल पे कोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। ठीक, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वैसे तो बहुत लेंथीएस्ट, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट पहलू, जो मुख्य तथ्य हैं, उनको हमने डिस्कस किया। सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।